सुमुखी अपनी राह में चलते हुए जंगल तक पहुंच चुकी थी कि जंगल से आवाज आती हुई उसको सुनाई पड़ी। बचाओ 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 बचाओ। सुमुखी जंगल में घुस गई। वहां पहुंचने पर उसे दिखाई पड़ा कि एक भेड़ों का चरवाहा है, उस पर शेर ने हमला कर दिया है। सुमुखी ने बिना एक भी पल गंवाए धनुष पर बाण चढ़ाया और शेर के दाएं बाएं आगे पीछे बाणों की झड़ी लगा दी। शेर तुरंत अपनी जान बचाते हुए भाग खड़ा हुआ। सुमुखी ने चरवाहे को सहारा देकर वैद्य के यहाँ गई। आपको धन्यवाद है वैद्य जी, ये मुद्राएं लीजिए। आपने इनको स्वस्थ किया, इसलिए आपको धन्यवाद। ये लीजिए चरवाहे भाई, कुछ मुद्राएं आप भी रख लीजिए। आपकी भेड़ों का नुकसान हो गया है, इन मुद्राओं की आपको आवश्यकता है। यदि आपको कोई और सहायता चाहिए तो राजमहल में संदेशा भिजवा दीजिएगा, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। यह कहकर सुमुखी बाहर आई, अपने घोड़े पर सवार हुई और अब जल लाने के लिए सरोवर की ओर उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। यहाँ दोनों राजकुमार लगभग साथ में ही राजमहल पर आ पहुंचे थे। 3 दिन बीत चुके थे। सुमुखी चौथे दिन जल लेकर लौटी थी। राज दरबार में सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उग्रसेन, भद्रसेन और सुमुखी ने आकर सबको प्रणाम किया। फिर सबने अपना अपना सरोवर से लाया हुआ जल दरबार में प्रस्तुत कर दिया। मंत्री जी बोले, दोनों राजकुमार समय सीमा में रहते हुए और बहुत जल्द से जल्द सरोवर से जल लाने में सफल हुए हैं, किंतु राजकुमारी सुमुखी ने पूरे 1 दिन की देरी की है और अब महाराज की आज्ञा है कि दोनों राजकुमार और राजकुमारी अपने पूरे सफर का विवरण राज दरबार में सुनाएंगे। फिर तीनों ने बारी बारी अपने पूरे सफर का विवरण राज दरबार में कह सुनाया। तीनों का विवरण सुन लेने के बाद महाराज हाथ जोड़कर राजगुरु से बोले, गुरुदेव, आपने इन तीनों के सफर का विवरण सुन लिया है। अब आप ही निर्णय कीजिए कि इन तीनों में से माधवगढ़ के सिंहासन पर कौन बैठेगा और माधवगढ़ की प्रजा को कैसा राजा मिलेगा। राजगुरु ने कहना शुरू किया। महाराज, उग्रसेन के साथ सफर में जो घटना हुई उसे सुनकर मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि उग्रसेन के राज्य में प्रजा स्वार्थी, निर्दयी और लापरवाह जीवन बिताएगी और माधवगढ़ एक आत्म केंद्रित राज्य बनकर रह जाएगा, क्योंकि महाराज इन्होंने बूढ़े दंपति पर कोई दया ही नहीं की और ना ही उनकी जरूरत के हिसाब से राजकुमार ने उनकी मदद की। बस कुछ मुद्राएं देकर इन्होंने अपना उनसे पीछा छुड़ा लिया। राजकुमार भद्रसेन के साथ जो हिरन वाली घटना घटी है उसे ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजकुमार भद्रसेन के राज्य में राजा और प्रजा केवल अपनी वस्तुओं और व्यक्ति की रक्षा करेंगे और राज्य में व्यर्थ की वस्तुओं का संचय होने लगेगा और किसी के प्राणों की कोई मूल ही नहीं रहेगा, क्योंकि हिरन को बचाना राजकुमार का सबसे पहला कर्तव्य था और राजकुमार के पास जल भी था, किंतु राजकुमार भद्रसेन ने सरोवर का जल हिरन को ना पिलाकर और नदी से जल लाने का व्यर्थ प्रपंच किया, जबकि एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने शरणागत की जान माल की सुरक्षा के लिए वो अपने प्राण भी त्याग दे, किंतु भद्रसेन ने ऐसा ना किया। राजकुमारी सुमुखी के साथ उनके सफ़र में जो घटनाएं घटी हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजकुमारी सुमुखी के राज्य में प्रजा और राजा दोनों आपस में परस्पर प्रेम करेंगे। लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे और अजनबी पर भी विश्वास करेंगे और लोग किसी का भी हित करेंगे तो पूरा हित करेंगे। हित करने का सिर्फ आश्वासन नहीं देंगे और राज्य प्रगति करेगा, बहुत प्रगति करेगा, क्योंकि यथा राजा यथा प्रजा,
यही राजनीति है। इतना कहकर जैसे ही राजगुरु चुप हुए, उग्रसेन और भद्रसेन ने जोश में भरकर कहा, महारानी सुमुखी की जय हो, महारानी सुमुखी की जय हो, महारानी सुमुखी की जय हो,